हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे पहली बार, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले शब्द के साथ। इन द वेरी फर्स्ट वर्ड इज टर्मोइल। टर्मोइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? उथल पुथल। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम्स में आया, दैट इज केओस। एक और वर्ड दैट इज पैंडेमोनियम। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? इन दोनों शब्दों का मतलब होता है कभी कोई बहुत नॉइजी डिसऑर्डर है, मतलब बहुत उथल पुथल मच रही है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को कुछ कुछ कह रहे हैं। दैट मीन सिचुएशन कैसी है? टर्मोइल है। कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, डिसऑर्डर, अपहीवल, स्थिर, स्टिर, सबका मीनिंग क्या? उथल पुथल। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। एंटोनिम्स क्या हो गया? सेरेनिटी। सेरेनिटी मीन्स शांति, ऑर्डरलीनेस, सब कुछ शांत है, सब कुछ अपने ऑर्डर पे है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अचानक से जो सीईओ ने रिजाइन कर दिया, इसकी वजह से पूरी कंपनी के अंदर उथल पुथल मच गई। परसीव्ड, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसा कि आप देख रहे हो, वो आप परसीव कर रहे हो। एक्चुअल में तो ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव भी है। आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ को समझ रहे हो। एंटोनिम्स, आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया, गलत समझ लिया, ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया। डिस्पाइट द परसीव डिफिकल्टी, उसको समझ में आ रही थी मुश्किल, उसके बावजूद भी उसने उस प्रॉब्लम को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया। नेक्स्ट वर्ड बेडरॉक। बेडरॉक मीन्स किसी चीज़ का फाउंडेशन, किसी चीज़ के बेस को क्या बोलते हैं? उस चीज़ का बेडरॉक बोलते हैं। उस जिस चीज़ के ऊपर बाकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, दैट इज़ व्हाट बेडरॉक। फॉर एग्जांपल योगा का बेडरॉक क्या है? योगा का बेडरॉक है या प्राणायाम का बेडरॉक है आपकी ब्रीदिंग। तो बेडरॉक मीन्स किसी चीज़ का बेस, कॉर्नरस्टोन ऑफ समथिंग, बैकबोन ऑफ समथिंग। एंटोनिम्स क्या हो गया? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट मेन, कोई चीज़ जो मेन नहीं है, जो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। आफ्टर थॉट, कोई चीज़ जो मेन नहीं है। तो जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, वो मेन चीज़ होती है किसी भी अच्छे रिलेशन में। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द भी आपका नाउन है। डेटर करना, किसी को रोकना। आप किसी को डेटर कर रहे हो, मतलब आप उसको डिस्करेज कर रहे हो, आप उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते या उस काम को नहीं करने देना चाहते, दैट मीन्स डेटर करना। तो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए करप्शन को डेटर करने के लिए, रोकने के लिए। डिसुएड करना, इनहिबिट करना, रोकना। और भी वर्ड हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना मीन्स रोकना, कंटेन करना मीन्स रोकना। एंटोनिम्स क्या हो गए? परसुएड करना, किसी को बढ़ावा देना, आगे किसी चीज़ के लिए मना लेना। इंड्यूस करना, किसी के अंदर एक एनर्जी डाल देना, किसी को उस चीज़ को करने का एक एनकरेजमेंट देना। तो जो वार्निंग साइन था वो लोगों को रोक रहा था कि वो स्विमिंग ना करें डेंजरस करंट्स में। करंट्स मीन्स वेव्स। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इस वर्ड पे आप डबल स्टार भी मार्क कर लेंगे, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम्स में आता है। अगले वर्ड पे आते हैं इनहेरेंट। इसको इन से भी याद कर सकते हो। इन मीन्स अंदर का। तो कोई चीज़ इनहेरेंट है, मतलब आपके अंदर की है, आपने बाहर से नहीं सीखी वो चीज़, वो आपके अंदर की है, मतलब वो चीज़ बनी हुई है उस चीज़ के अंदर। इंट्रिंसिक है, इनेट है, मीन्स इनर है, नेचुरल है आपकी, आप उसको बदल नहीं सकते। एंटोनिम्स एक्वायर, आपने बाहर से सीखी है, कल्टीवेट की है, बाहर से सीखी है। तो चैलेंजेस जो हैं वो एक इनहेरेंट, चैलेंजेस इनहेरेंट है, चैलेंजेस एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब वो बनेंगे ही बनेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। तो जब भी आप जर्नी लेके आओगे पर्सनल ग्रोथ की, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। लास्ट में ईएनटी लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्ट। अगला वर्ड है डेंट। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। डेंट शब्द बहुत नेगेटिव है, गाड़ी में डेंट लग जाता है। तो डेंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को ख़राब करना, किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना, किसी का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देना, किसी की रेप्यूटेशन ख़त्म कर देना, मतलब किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने को डेंट करना बोलते हैं। अंडरमाइन करना, इरोड करना मीन्स ख़राब कर देना। बहुत सारे लोगों का मकसद ही होता है ज़िंदगी जीने का कि सामने वाले को डेंट करना या डेंट पहुंचाना है, विच इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव टर्म। कभी भी मकसद किसी को डेंट करना या किसी को हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। एंटोनिम्स क्या हो गए? हाइटन करना, इंक्रीज करना, बूस्ट करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना।
तो जो अनएक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म था, वो जो बुराई थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी, उसने उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं किया। तब इतनी बुराई के बाद भी वो बनी हुई थी, स्टेडफास्ट बनी हुई थी, मतलब वो दृढ़ थी अपने एबिलिटीज़ में। एक्शन की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं क्वेगमायर्स। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है ये वर्ड। क्वेगमायर्स का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही मुश्किल सिचुएशन, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली है। प्रेडिकामेंट, क्वांडरी, क्वेगमायर, सबका मीनिंग क्या होता है? प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, खराब सिचुएशंस। एंटोनिम्स क्या होगा? एडवांटेज है भाई, फायदा है, बेनिफिट है, फायदा है। तो जो अनएक्सपेक्टेड लीगल इश्यूज है, सोचा भी नहीं था कि ऐसे लीगल इश्यूज आ जाएंगे, लेकिन वो आ गए, इसकी वजह से कंपनी डूब गई। प्लंज मीन्स डूब गई किसमें? एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, एक पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम में कंपनी डूब गई उन लीगल इश्यूज की वजह से। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन है ये शब्द। इम्प्रॉपराइटरीज पे भी डबल स्टार मार्क कर लो। सबसे पहले तो आई टी वाई, आई टी ई एस, मतलब आई टी वाई सिंगुलर, आई ई एस, सॉरी टी आई ई एस इज प्लूरल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? नाउन, जिसके भी लास्ट में आई टी वाई लगाओ या फिर टी आई ई एस लगाओ, ये दोनों नाउन को शो करते हैं। तो इम्प्रॉपराइटीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खराब बिहेवियर, कोई चीज़ आप जो गलत कर रहे हो, आपका आचरण सही नहीं है, आपका व्यवहार अनुचित है, उचित नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन मीन्स आपने रूल्स को तोड़ा है, आप सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो। मिसडेमिनर, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत गलत है। एंटोनिम्स क्या हो गया? वर्च्यू, आपके अंदर अच्छाई है। मोरालिटी, आप मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, आपके अंदर ईमानदारी है, सारी अच्छाइयाँ हैं। तो टीचर ने बच्चे को रेप्रीमैंड किया। रेप्रीमैंड मीन्स डांटा, किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो क्लासरूम में अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। अच्छा, रेप्रीमैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत बार एग्जाम में आया। इसका एक सिनोनिम होता है चाइड करना। चाइडेड, स्कोल्डेड मीन्स डांटना। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन हो ही गया। कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला है स्कूप अप। वाई आर यू स्कूपिंग अप या स्कूपिंग इट अप? तुमसे क्यों इतना, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी, इसको भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बहुत एक्साइटेड हो, तो दैट इज स्कूपिंग अप, मीन्स बहुत सारा तेज 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 खर्च करना। बाउंस बैक, जब भी मुश्किल का सामना करो, फेलियर का सामना करो, ऑलवेज बाउंस बैक। तो बाउंस बैक का मीनिंग क्या हो गया? कि मुश्किलें आई, डिफिकल्ट पीरियड आया, फेलियर्स आए, लेकिन उसके बाद आप डबल एनर्जी से उठे, यू बाउंस बैक। स्लैप विद, वही पनिशमेंट देना किसी को, आपने किसी के ऊपर कोई केस डाल दिया, कोई फाइन लगा दिया, मीन्स यू स्लैप विद अ फाइन। समझ आई फ्रेजल वर्ब्स? चलो इडियम्स देखते हैं। इन टैटर्स, कोई चीज़ तबाह हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इन टैटर्स। इट इज़ इन टैटर्स मीन्स बर्बाद हो चुकी है। ट्विस्ट ऑफ फेट, किस्मत का ट्विस्ट, मतलब आपने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा और वो चीज़ हो गई, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट? ट्विस्ट ऑफ फेट। किस्मत का एक ट्विस्ट है कि भाई हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत पड़ा। इन पोल पोजिशन, कोई इंसान अगर पोल पोजिशन में होता है, इसका मतलब क्या होता है? उसकी पोजिशन बहुत स्ट्रांग है, ही इज़ इन अ वेरी स्ट्रांग पोजिशन, वो जीत सकता है, उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या है? वो पोल पोजिशन में है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरी वन, येस और नो माई चैंपियंस? चलिए फिर अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। तो रीजनल टर्मोइल, टर्मोइल का मीनिंग क्या था? उथल पुथल, केओस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, पैंडेमोनियम, अपहीवल, स्टर। तो रीजनल मीन्स उस एरिया में क्या बनी हुई है? उथल पुथल मची हुई है, उस एरिया में कंफ्यूजन की स्टेट है। वेस्ट एशिया जो है उसको एक सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम मीन्स जहाँ पे चीज़ें स्टेबल हो, तो उसको एक सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहिए। किस टॉपिक को लेके? जो फलस्तीन का इशू है सेंटर पे, तो उस टॉपिक के को लेके उसे सिक्योरिटी चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए वेस्ट एशिया को, क्योंकि वेस्ट एशिया में बहुत उथल पुथल मची हुई है। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
पढ़ लिया सभी ने? चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन, लेट्स लुक एट इट। द वॉर ऑन गाजा, जो गाजा में जो लड़ाई हुई, जो जंग हुई, इज नो लॉन्गर, वो अब इसराइल और हमास के बारे में नहीं है, मतलब और भी पार्टीज हैं, और भी कंट्रीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। इसराइल हैज कैरीड आउट, इसने क्या किया, टारगेटेड स्ट्राइक्स। टारगेटेड मीन्स एक एम बना के, एक टारगेट बना के, मतलब इस एरिया पे हमें अटैक करना है, इस एरिया पे हमें अटैक करना है, इन लोगों पे अटैक करना है, ऐसी स्ट्राइक्स करी हैं, ऐसे अटैक्स किए हैं लेबनान में और सीरिया में। किलिंग, और किसको मार दिया, हेजबुल्ला को, हमास को, और ईरान के जो कमांडर्स हैं उनको मार दिया। फ्रॉम सदर्न लेबनन, यहाँ से सदर्न लेबनन से हजबुल्ला जो है वो एक्सचेंज कर रहा है फायर, मतलब लड़ाई कर रहा है। एक्सचेंजिंग फायर का मीनिंग क्या होता है, लड़ाई करना। लड़ाई कर रहा है इजरायली ट्रूप्स के साथ, ट्रूप्स मीन्स फोर्सेस, तो इसराइल की फोर्सेस और हेजबुल्ला की फोर्सेस क्या कर रही है, आपस में लड़ रही है। ईरान बैक्ड मीन्स सपोर्टेड, तो ईरान जिन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, मिलिशियाज मतलब जो लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं, जो ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं सीरिया में, और इराक ने क्या किया है, अटैक किया है। एंड इराक, तो सीरिया और इराक में जो मिलिशियाज हैं, सीरिया और इराक में जो लोग हैं जो ईरान जिनको सपोर्ट कर रहा है, उन लोगों ने किसको अटैक किया है, यूएस की फोर्सेस को अटैक किया है सीरिया और इराक में। तो मतलब यूएस भी आ गया है, इराक भी आ गया है, सीरिया भी आ गया है, लेबनान भी आ गया है, सब लोग इन्वॉल्व हो गए इस लड़ाई में। दी हाउथीज, द ईरान बैक्ड, अब ईरान किनको सपोर्ट कर रहा है, जो यमन के रेबल्स हैं, रेबल्स मीन जो विद्रोह करते हैं, तो ईरान सपोर्ट कर रहा है यमन के रिबेल्स को भी, जिनका नाम हाउथीज है। इन्होंने क्या किया है, रेड सी को एक बैटल फील्ड बना दिया है, रेड सी को एक जंग का मैदान बना दिया है। द यूएसएस एयर स्ट्राइक, जो यूएस एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, एयर अटैक्स कर रहा है इराक में, सीरिया में और यमन में। सीक टू, तो क्या चाह रहा है यूएस चाह रहा है कि वो बदला ले, रिटेलिएट मीन्स बदला लेना, मेरे कर्ण और अर्जुन आएंगे और बदला लेंगे। तो यूएस क्या कर रहा है, रिवेंज ले रहा है शिया मिलिशियाज के खिलाफ, तो शिया के जो कमांडर्स हैं उनके खिलाफ यूएस बदला ले रहा है। एज केओस, केओस मीन्स कन्फ्यूजन, अभी पढ़ा था, जैसे जैसे कन्फ्यूजन, इनस्टेबिलिटी फैलती जा रही है, जो सुनी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं, जो ये लोग हैं, इन्होंने ईरान पे अटैक किया और कम से कम 100 लोगों को मार दिया, किलिंग एटलीस्ट 100 पीपल। इन द लेटेस्ट एस्केलेशन, जो अभी लेटेस्ट लड़ाई हुई है, एस्केलेशन मीन्स लड़ाई बढ़ जाना, तो जो लेटेस्ट लड़ाई हुई है, ईरान क्लेम कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हमने डिस्ट्रॉय किया है, टू हैव डिस्ट्रॉयड, उसने डिस्ट्रॉय किया है, तबाह किया है, एंड इजरायली इंटेलिजेंस आउटपोस्ट, तो इसराइल का एक इंटेलिजेंस आउटपोस्ट का मीनिंग क्या होता है, कैंप, तो ईरान का जो इसराइल का जो इंटेलिजेंस कैंप था उसको उन्होंने तबाह कर दिया, और वो कहाँ पे था, इराक के कुर्दिस्तान एरिया में था। और जो ट्रेनिंग कैंप्स थे सुन्नी इस्लामिस्ट के सीरिया और पाकिस्तान में, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया एयर स्ट्राइक्स में। बाप रे, कितनी लड़ाई हो रही है, ये इस पे अटैक कर रहा है, ये इस पे अटैक कर रहा है, इसने इसको तबाह कर दिया, इसने इसको तबाह कर दिया, और यूएस का तो कोई लेना देना ही नहीं है वेस्ट एशिया में, और यूएस भी आके इन्वॉल्व हो गया है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रही जा रही हैं। समझ आया? चलो अब थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं इसमें। कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे, आप मुझे आंसर देंगे। एक तो मुझे ये बता दो, ये मेन वर्ब है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वर्ब है। एक मुझे इस बैग्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। एक मुझे इस हैव अटैक्ड का वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। एक मुझे इस हैव टर्न्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। सीख का सब्जेक्ट बता दो। ये मुझे बता दो मेन वर्ब है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वर्ब है। एक मुझे ट्रेनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो, किलिंग है भाई, नाउन के आगे जब भी V1 + ing आता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो किलिंग क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ईरान बैग्ड मिलिशियाज, मिलिशियाज नाउन है, कौन से मिलिशियाज, जिनको ईरान ने सपोर्ट किया है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। हैव अटैक्ड, किस किसने अटैक किया है, इन मिलिशियाज ने। तो इस हैव और अटैक का सब्जेक्ट कौन है, मिलिशियाज इज द सब्जेक्ट। ये तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हैव टर्न, ये कॉमा कॉमा के बीच में है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब हैव टर्न का सब्जेक्ट कौन है, हाउथीज, हाउथीज ने टर्न किया है। सीख, ये कॉमा कॉमा के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, सीख वर्ब का सब्जेक्ट कौन है,
ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। सीक वर्ब का सब्जेक्ट है स्ट्राइक्स। किलिंग भाई नाउन के आगे वी वन प्लस आई एन जी है, नाउन के आगे जब भी वी वन प्लस आई एन जी होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ट्रेनिंग कैंप्स, कैंप्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ट्रेनिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब जब भी वी वन प्लस आई एन जी एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ट्रेनिंग क्या हो गया भाई, ट्रेनिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ आया सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? वंडरफुल। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस इज नाउ, अब ये क्या है, एक बहुत ही क्लासिक, क्लासिक का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या है, एक बहुत ही बढ़िया केस है रीजनल, उस एरिया की एनार्की। एनार्की मीन्स जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान के हिसाब से पूरा का पूरा राज होता है, उसको बोलते हैं एनार्की। तो ये एक बहुत ही बढ़िया केस है रीजनल एनार्की का। नहीं, एनार्की नहीं सर, दैट इज मोनार्की। मोनार्की का मीनिंग क्या होता है, किंग का जब रूल होता है। एनार्की का मीनिंग होता है कोई रूल नहीं होता, नो रूल, नो ऑर्डर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया केस है रीजनल एनार्की का, उस एरिया में जिस तरीके से एनार्की बैठी हुई है, कोई लॉज फॉलो ही नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे कंट्रीज जो है क्या ले रही हैं, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मीन्स इसमें यूनी रूट वर्ड है, यूनी मीन्स खुद से, वन। तो खुद से एक ही इंसान, यूनिलेटरल मीन्स अपनी कंट्री जो है अपने हिसाब से मिलिट्री मेजर्स ले रही है, अटैक्स कर रही है टू एड्रेस, किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उनके जो परसीव, जिन चीज़ को समझ पा रहे हैं अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस को, उसको एड्रेस करने के लिए, उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए खुद ही कदम उठा रही है। और क्या कर रही है, थ्रोइंग इंटरनेशनल लॉज, और जो इंटरनेशनल लॉज हैं, और जो आइडिया है सोवरेनिटी का, सोवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंस की, हर कंट्री खुद में इंडिपेंडेंट है, किसी और के हिसाब से नहीं चलती। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इंटरनेशनल लॉज और सोवरेनिटी, जो कि बेडरॉक है, बेडरॉक मीन्स फाउंडेशन है, मेन एलिमेंट है इंटरनेशनल सिस्टम का। इसको क्या विंड पे फेंक रही हो, एक ईडियम होता है थ्रो टू द विंड। थ्रो टू द विंड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना, किसी चीज़ को बिल्कुल ही फॉलो ना करना। तो जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो इंडिपेंडेंस का आइडिया है, उसको क्या किया जा रहा है, एकदम डिस्कार्ड किया जा रहा है, एकदम फॉलो नहीं किया जा रहा। देयर बाय मीन्स इसकी वजह से क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से भाई क्या हो रहा है, इसकी वजह से रिस्क आ रहा है। किस चीज़ का रिस्क आ रहा है, अ वाइडर ऑल आउट वॉर, कि एक बहुत बड़े लेवल पे वॉर हो जाएगी जो सब खत्म कर देगी। इस बात का रिस्क बढ़ता जा रहा है। जस्ट वीक्स बिफोर, कुछ हफ्ते पहले, अक्टूबर 7 के अटैक से, जो जेक सुलिवान है, जो कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने क्या बोला था, जेक जी ने बोला था कि मिडल ईस्ट शांत है, देन टुडे देन इट हैज़ बीन इन 2 डेकेड्स। तो 20 सालों में मिडल ईस्ट इतनी शांत नहीं रही जिस समय वो इतनी शांत है। और वो लड़ाई से उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही बोला था, 2 हफ्ते बाद लड़ाई हुई। ऐसा लगता है नज़र लग गई है ना, इंडियंस के हिसाब से, हमारे हिसाब से कहते हैं नज़र लग गई, बोलो मत। दी अब्राहम अकॉर्ड्स, ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, एक ट्रीटी का नाम है, एक अग्रीमेंट का नाम है। वर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, ये बहुत, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे थे। मतलब कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग फुटिंग में होती है, मतलब उसका बहुत अच्छा होल्ड होता है। तो सब लोग इनको फॉलो कर रहे थे। और जो सऊदी अरेबिया है और जो इसराइल है, वो किसकी तरफ मूव कर रहे थे, क्लोजर टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। चीज़ें अच्छी हो रही थी वहाँ पे, चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। इराक भी शांत हो चुका था, इराक हैड बिकम क्वाइटर। जो गल्फ अरब्स थे और जो ईरान थे, वो कहाँ पहुँच गए थे, हैड रीच्ड अ रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट मीन्स दोस्ती हो रही थी, रेप्रोचमेंट मीन्स फ्रेंडली रिलेशंस वापस आ रहे थे।
एंड अ सीज फायर, और जंग रुकी हुई थी यमन में। तो चीज़ें अच्छी थी, 2 हफ्ते पहले ही अक्टूबर 7 से लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही थी, दोस्ती हो रही थी, चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, अग्रीमेंट्स रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा था। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तो ये तक बोल दिया था कि अब चीज़ें अच्छी हैं। समझ आया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस, ज़्यादातर ये जो चेंजेस हो रहे थे, हाउएवर इन्होंने इग्नोर कर दिया था द ओल्डेस्ट क्राइसिस इन द रीजन, सबसे पुरानी प्रॉब्लम जो चल रही थी इस एरिया में। क्राइसिस मीन्स दिक्कत। और वो क्या प्रॉब्लम थी कि इसराइल जो है लगातार ऑक्यूपाई कर रहा था, इसराइल जो है लगातार अपने कब्जे में ले रहा था किसको? पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को, पैलेस्तीन के एरियाज को इसराइल लगातार अपने कब्जे में ले रहा था। दी अक्टूबर 7 हमास अटैक, जो अक्टूबर 7 का अटैक हुआ, और फिर इसराइल ने उसके बाद, सब्सिक्वेंट मीन्स उसके बाद, तो इसराइल ने उसके बाद वेंजफुल मतलब बदले की आग में जो अटैक किया, ऑफेंसिव मीन्स अटैक, तो बदले की आग में जो अटैक किया गाजा में, हैव नॉट ओनली ब्रॉट, इन दोनों चीज़ों ने ना केवल फ़लस्तीन को वापस से वेस्ट एशिया के सेंटर पे ला दिया, मतलब वापस से मेन टॉपिक बना दिया है वेस्ट एशिया का, बट ऑल्सो बल्कि इसने क्या किया है? लिट फायर्स, आग जला दिया। आग जला दिया मीन्स और भड़का दिया है परेशानियों को, और भड़का दिया है खराब चीज़ों को, ट्रिगरिंग, और जिसकी वजह से ट्रिगर हो गई है, ट्रिगर मीन्स शुरू हो गई है, पर हैप्स मे बी शायद सबसे डीपेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस, सबसे गहरी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है उस रीजन में जो 1967 से चलती आ रही है। तो सब कुछ ठीक हो रहा था, चीज़ें सही हो रही थी, जो प्रॉब्लम्स थी उनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ और उसके बाद इसराइल ने जो बदले में अटैक किया, इस सब चीज़ों से प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, और फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ गए, मतलब वो लोग जो उस एरिया में नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग भी जो आ गए। एंड द एब्सेंस ऑफ एन ऑफ रैम्प, और कमी है ऑफ रैम्प। ऑफ रैम्प मीन्स रैम्प क्या होती है? इसको रैम्प बोलते हैं जो कहीं चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। ऑफ रैम्प मीन्स अलग हटके। अब यहाँ पे ऑफ रैम्प का मीनिंग क्या है कि लड़ाई शुरू तो हो गई, अब लड़ाई को ख़त्म करने के जो कदम है उनको बोला गया ऑफ रैम्प। तो लड़ाई को ख़त्म करने के कदमों का एब्सेंस है, मीन्स लड़ाई को ख़त्म करने में कोई फोकस ही नहीं कर रहा। इसकी वजह से क्या हो रहा है? मैटर्स और मुश्किल होते जा रहे हैं। आफ्टर 100 डेज ऑफ वॉर विद हमास, 100 दिन हो चुके हैं इस जंग के, इसराइल ने बहुत ना के बराबर अचीव किया है गाजा में, मतलब इसराइल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो हाउथीज़ हैं, जो कि एक मिलिशिया है, जो कि ग्रुप है मिलिशियाज का, जो सरवाइव कर गया 7 साल, मतलब सऊदी बॉम्बिंग के 7 साल वो सरवाइव कर गया। अब इस बात के चांसेस ना के बराबर हैं कि वो रुक जाएगा अमेरिका की स्ट्राइक से, तो अमेरिका उन पर अटैक करेगा, वो रुक जाएगा, इस बात के चांसेस नहीं है। चलिए लास्ट पैराग्राफ फॉर ऑल रीडिंग करेंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? इवन दो ईरान वॉन्ट्स, हालांकि ईरान चाहता है कि वो क्या करे? स्ट्रेंथ दिखाए। शोकेस मीन्स डिस्प्ले। वो
हालांकि ईरान चाहता है कि वो अपने पावर दिखाए, अपनी बोल्डनेस दिखाए, लेकिन फिर भी ये छुपा नहीं सकता, मास्क मीन्स हाइड, ये छुपा नहीं सकता उसकी जो इनहेरेंट, इनहेरेंट मीन्स अंदर छुपी हुई, जो उसकी अंदर की नेचुरल जो वीकनेस है, अपनी कमी को छुपा नहीं सकता, विच ऑल्सो मेक्स इट, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, अगले ही पल क्या होगा नहीं समझ आता। द ओल्ड ऑर्डर, जो पुराना सिस्टम चल रहा था, एंकर्ड बाय, एंकर्ड मीन्स जिसको कौन कर रहा था, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा था, अमेरिकाज डोमिनियरिंग रीजनल प्रेजेंस। तो अमेरिका जो उस एरिया में प्रेजेंट था, अमेरिका ने जो कंट्रोल लिया था, डोमिनियरिंग का मतलब क्या होगा, एक तरीके से कंट्रोल लेना, तो अमेरिका ने जो कंट्रोल लिया हुआ था पहले और जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, वो अब सिस्टम टैटर्स में है, मीन्स तबाह हो चुका है, इज इन टैटर्स मीन्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। वॉट वेस्ट एशिया नीड्स, अब वेस्ट एशिया को क्या चाहिए, एक नया सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम चाहिए, एक सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहिए। देयर हैज़ टू बी एन, तुरंत की तुरंत, इमीडिएट मीन्स तुरंत, सीज फायर मीन्स वॉर का रुकना, तो तुरंत की तुरंत वॉर रुक जानी चाहिए गाजा में, और शांति स्थापित होनी चाहिए इसराइल के बीच में एंड पैलेस्टीनियंस के बीच में, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है एक स्प्रिंग बोर्ड के लिए, स्प्रिंग बोर्ड मीन्स एक प्लेटफॉर्म के लिए, जिससे कि और ज़्यादा बातें हो सकें, और जिसका मकसद क्या हो कि उस एरिया में सिक्योरिटी आ सके, किन किन के बीच में सिक्योरिटी आ सके, जो मेन लोग हैं इन्वॉल्व, स्टेक होल्डर्स मीन्स जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, इसराइल और अरब नेशंस, ईरान और यूएस, और जो उन सबके फ्रेंड्स हैं और जो उनके प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज का मीनिंग क्या होता है, मतलब जो एक तरीके से उनकी जगह काम कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में क्या आना चाहिए, उन सब के बीच में एक फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए वापस में, इनके बीच में शांति होनी चाहिए, जंग रुक जानी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? टोन कैसी थी, एनालिटिकल थी, ऑथर कंसर्न्ड थे, ऑथर ने लास्ट में अपना सजेशन भी दिया था, ऑथर ने हमें इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी दी है, तो ये टोन्स सारी की सारी हैं। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे, अब हम स्किमिंग करेंगे। अर्ली लीड, अर्ली मीन्स जल्दी, लीड मीन्स आगे होना। चलो देखते हैं। ट्रम्प सीम्स द, ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो है फेवरेट हैं किस चीज़ को जीतने के लिए, रिपब्लिकन नॉमिनेशन को जीतने के लिए, तो नॉमिनेशन के लिए ट्रम्प फेवरेट है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। स्किम इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्किमिंग करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे। स्किमिंग का मीनिंग होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। तो जो पुराने प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक लीड है, मतलब वो काफ़ी आगे हैं बाकी कैंडिडेट्स से, पहले इवेंट में इलेक्शन सीजन के, जो कहाँ पे हुआ, लोअर कॉकसस। कॉकसस का मीनिंग क्या होता है, वही पार्लियामेंट्री सेशन में। आयोवा, ये आई थिंक, हाँ, दिस इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का नाम है। तो वहाँ के पार्लियामेंट में वो क्या हुआ, वहाँ के उसमें वो आगे थे, इसकी वजह से वो एक मेन पोजीशन पे आ गए हैं, और वो रिपब्लिकन नॉमी बनने के लिए इस सिलेक्शन हाउस में, हालांकि जो नॉमिनेशन प्रोसेस है जो अभी सारे स्टेट लेवल के प्राइमरीज और पार्लियामेंट्री पार्टीज़ में होगा, ये इसमें बहुत मुश्किल होता है, ये हार्ड फॉर्ड होता है, बहुत लोग इसमें लड़ते हैं, जीतना मुश्किल होता है, और इसमें जो रिजल्ट आते हैं वो एकदम सरप्राइजिंग होते हैं। 45th प्रेसिडेंट ने अभी तक 20 लोगों को यहाँ पे स्कूप अप किया है, मतलब निकाला है। बहुत आगे है ये। फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं उनके पास 9 लोग ही हैं, और जो साउथ कैरोलिना के जो गवर्नर हैं उनके पास 8 डेलीगेट्स ही हैं पार्टी नॉमिनेशन को जीतने के लिए। और एक जीतने के लिए पार्टी नॉमिनेशन को, कैंडिडेट को इतने सारे डेलीगेट्स चाहिए होते हैं। मीनवाइल जो अगली डिबेट है उसको कैंसिल कर दिया गया, जब मिस हेली ने मना कर दिया कि वो स्टेज पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगी जब तक मिस्टर ट्रंप भी पार्टिसिपेट नहीं करते। उन्होंने मना कर दिया स्टेज पे पार्टिसिपेट करने का, अनलेस मिस्टर ट्रंप पार्टिसिपेट्स। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम भी पार्टिसिपेट करोगे तब भी मैं पार्टिसिपेट करूंगी, ऐसी चीज़ जो उन्होंने मना करी है मिस्टर ट्रंप ने। तो वही बेसिकली वहाँ के इलेक्शंस की बात हो रही है कि मिस्टर ट्रंप ने लीड ली हुई है। पहले जो
जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के उसकी बात हुई, उसमें वो काफ़ी आगे चल रहे हैं बाकी लोगों से। उनके पास अभी कितने 20 डेलीगेट्स आ चुके हैं, बाकी लोगों के पास 9 और 8 डेलीगेट्स ही हैं। टोटल 1215 लोग चाहिए होते हैं, डेलीगेट्स चाहिए होते हैं नॉमिनेशन के लिए। तो ये सारी बातें हो रही हैं। अगला पैराग्राफ, स्किमिंग करेंगे। आप ना वीडियो को पॉज करके भी स्किमिंग कर सकते हैं, है ना। मिस हेली हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज है मिस्टर ट्रम्प को, और अगला जो कॉन्टेस्ट होगा उसमें बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि मिस्टर ट्रम्प का मोमेंटम जो उसकी स्पीड जो है कम कर सके, मतलब मिस्टर ट्रम्प को अच्छे से चैलेंज कर सके। इस स्टेट में वाइट और रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, और लगभग 40% जो लोग हैं उसमें इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं जो चाहेंगे कि बहुत मॉडरेट कैंडिडेट बहुत, मिस्टर ट्रम्प को वो नहीं चाहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेकर। उनको एक थोड़ा सा मॉडरेट कैंडिडेट चाहिए, बहुत एक्सट्रीमिस्ट कैंडिडेट नहीं चाहिए। अब क्या होगा, किस्मत कहाँ लेके जाएगी अभी तो नहीं पता अगले 3 कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन ये बात क्लियर है कि भाई जो आयोवा के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो मिस्टर ट्रम्प ने बाउंस बैक कर दिए, दैट फ्रॉम द आयोवा रिजल्ट दैट मिस्टर ट्रम्प हैज़ बाउंस बैक फ्रॉम, आयोवा से क्या हुआ, मिस्टर ट्रम्प बाउंस बैक हुए, मतलब उनको क्या मिली है, फिर से वो पावर में आए हैं फिर से वो आगे बढ़े हैं। तो कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, ये बात सही नहीं है, एम्बैरसमेंट है, शर्म वाली बात है। और ये बहुत, और जो लीगल क्वैगमायर्स और जो लीगल बैटल्स चल रही हैं, या जो 4 इल्ज़ाम लगे थे मिस्टर ट्रम्प पे, जो उनको उनके ऊपर लगाए गए थे कि उन्होंने गलत व्यवहार किया था, उनका गलत कंडक्ट था, गलत एटीट्यूड था, आपको भी याद होगा। बहुत सारी लीगल बैटल्स में मिस्टर ट्रम्प फंसे हुए हैं। जब वो अपने ऑफिस में थे तब के केसेस उन पे चल रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम पे जब वो ऑफिस में थे मिसबिहेवियर किया था कंडक्ट ठीक नहीं था। एक एक एक्टर को लेके भी एक केस चल रहा था, फिर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो नहीं प्रोवाइड किए थे, वो भी उनके ऊपर कोई केस चल रहा था। फिर कहीं ना कहीं कुछ और केसेस भी थे उनके ऊपर। तो मिस्टर ट्रम्प उस चीज़ में फंसे हुए हैं, और इसकी वजह से मिस्टर ट्रम्प जो आगे चल रहे हैं आयोवा स्टेट में, और तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल एम्बैरसमेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्किमिंग करेंगे, पॉज करके कर लीजिएगा। तो जो लेटेस्ट वोटिंग हुई है वो कहती है कि उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, ज़्यादा ड्विंडल मीन्स कम नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि वो और ज़्यादा लोगों की चॉइस में आ गए हैं अपने प्रीवियस इलेक्शन से। तो ये जो पूरा का पूरा सर्वे हुआ ये बताता है कि 50% ऑफ रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि वो मिस्टर ट्रम्प के इस मूवमेंट का हिस्सा बने, और उनकी जो जीत है उसमें ओल्डर लोग भी हैं, यंगर एज के कोहॉर्ट्स मीन्स ग्रुप्स भी हैं, मेन भी हैं, विमेन भी हैं, हर तरह के लोग हैं। रिपोर्ट्स जो है वो बताती हैं कि लगभग 90% जो लोग हैं उनको लगता है कि जो ट्रम्प कैंप बिलीव द ट्रम्प कैंपेन फॉल्स होल्स, जो ट्रम्प कैंपेन जो चलाया था उन्होंने कि 2020 के इलेक्शंस में घोटाला किया गया था जब मिस्टर बाइडन जीते थे, तो उनको लगता है कि जो ट्रम्प कैंपेन फॉल्सहुड्स दैट द 2020 इलेक्शन वॉज स्टोलन, उस बात को विश्वास करते हैं ट्रम्प कैंपेन के कि भाई 2020 के इलेक्शंस में कहीं ना कहीं घोटाले हुए थे, और वो इग्नोर कर रहे हैं वो सारे के सारे इल्ज़ाम जो मिस्टर ट्रम्प पे लगे हुए हैं कि उन्होंने जनवरी 6 2021 का अटैक करवाया था यूएस कैपिटॉल पे, कैपिटॉल मीन्स वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें, और उन्होंने जॉर्जिया में इलेक्शन में इंटरफेयर किया था। तो मिस्टर ट्रम्प पे जितने भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं, लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, लोग उनकी बातों को मान रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग की वो चॉइस बन चुके हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वो वेमेन हो। और किन लोगों की बात हो रही है, रिपब्लिकन्स की बात हो रही है। रिपब्लिकन इज अ पार्टी। चलो आखिरी पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे। एक अर्ली इवैल्यूएशन तो ये दिखाता है कि हो सकता है इस बार मिस्टर ट्रम्प अपनी पार्टी का नॉमिनेशन जीत जाए, और हो सकता है अपने जो डेमोक्रेटिक राइवल राइवल मीन्स दुश्मन जो हैं, जो भी जो बाइडन हैं जो अभी कुर्सी पे हैं और प्रेसिडेंट हैं, उनको वो अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं। अब ये अच्छी बात है या खराब बात है यूएस के लिए, ये तो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को, यस और नो माय चैंपियंस। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सभी के लिए, एक बार इसको रीड ज़रूर कीजिएगा। ये लेटर है, एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए मैच द कॉलम्स फॉर यू, आंसर देंगे। इनकम्बेंट जिसके पास अभी पोजीशन है, कॉन्स्ट्रेंट किसी पे कोई रोक लगाना, मॉडरेट करना किसी जिसको कम कर देना, मूट करना डिस्कशन के लिए पुट फॉरवर्ड करना, कंसेंसस सबका अग्रीमेंट होना एक चीज़ पे। 3, 5, 2, 1 एंड 4 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना ही लिखना है, सभी की जिम्मेदारी है।
कि कम से कम आप 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में ज़रूर लिखें। जो जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम उसके घर पे एक बुक भी भिजवाएंगे, जिसका रिजल्ट मैं कल अनाउंस भी करूंगी सुबह 7 बजे वाली क्लास में। बट मेक श्योर कि आप सभी लोग मीनिंग्स ज़रूर लिखें, आप सबकी जिम्मेदारी है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज के आज ही परफेक्शन बैच का जाके सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, क्योंकि कल से परफेक्शन की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। कोड आप लगाओगे NB30, आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये ऑफर चल रहा है, 2-3 दिन और चलेगा, क्योंकि कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज कल और परसों आई थिंक ये ऑफर और चल जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कोड को लिख लीजिएगा। येस ऑफिसर की एप्लीकेशन पे जाना या फिर वेबसाइट पे जाना। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो एक्सक्लूसिव एक्सेस ले लेना, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो, जिसमें आपको ये सारे बैचेस मिलेंगे। 1 साल का लोगे तो 1 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे मेरे वो सारे मिलेंगे। 24 महीने का लोगे तो 24 महीने तक। कंप्लीट पढ़ना है, सारे टीचर्स से पढ़ना है तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इसका नाम है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को PDF मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एक और टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद निमिषा बंसल, दोनों को ज्वाइन कर लो, आपको सारे PDF सब चीज़ें उस वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।